हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेतु जीएस अकेडमी में। चलिए, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इतिहास का प्रारंभ पार्ट 2। नहीं, अब पार्ट 2 के बारे में हम पढ़ेंगे। ध्यान रखना दोस्तों कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल के बारे में और ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। प्राग ऐतिहासिक काल जो जिसका लिखित साक्ष्य न हो, यानी पाषाण काल वाले क्षेत्र को। आदि ऐतिहासिक काल जिसका लिखित साक्ष्य हो किंतु पढ़ नहीं सकते हैं, उसको बोलते हैं। और ऐतिहासिक काल जिसका लिखित साक्ष्य भी हो और उसे पढ़ा भी जा सके। जैसे वैदिक काल जो था, वो वैदिक काल की जो जानकारी मिलती है वो सब ऋग वेद से मिलती है, यानी ऐतिहासिक काल है। इसके बाद जो आदि ऐतिहासिक काल है यानी सिंधु घाटी सभ्यता है, ये इसकी लिपि को आज तक पढ़ा ही नहीं गया है। और पाषाण काल क्षेत्र जो पत्र का काल जो है, ये कोई भी यहाँ पर लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। दोस्तों हम लोग देख चुके, अब चलते हैं पॉइंट पे कि उत्तर में, यानी उत्तर में हिमालय से लेकर और दक्षिण में समुद्र तट तक फैले हुए क्षेत्र को उपमहाद्वीप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उपमहाद्वीप। और उस उपमहाद्वीप को भारत के लोग ने क्या कहते थे? यानी भारतवर्ष के नाम से प्रचलित हो गया। यानी कहने का मतलब जितने भी मतलब कि आते थे जो व्यापारी थे, यानी विदेशी जो व्यापारी थे, उपमहाद्वीप के नाम से पहले प्रचलित था। और जैसे जैसे मतलब कि वो भारत आए व्यापार करने के लिए, ऐसे ऐसे इसका नाम क्या हो गया? भारतवर्ष के नाम से जाना गया। ध्यान रखना दोस्तों कि भारतवर्ष यानी उपमहाद्वीप को क्या कहते हैं? भारतवर्ष। ध्यान रखना दोस्तों कि एक उपमहाद्वीप है, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश आते हैं? 5। कौन कौन से हैं? तो वो है इंडिया है, पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है और बांग्लादेश, यानी 5 देश हैं। ध्यान रखना दोस्तों कि पार्ट वन में वहाँ पर हमने बता दिया है म्यांमार, जो म्यांमार गलत है, तो घबराना नहीं है। गलतियाँ होती है तो सुधार कर लेना है कि वहाँ म्यांमार नहीं होगा बल्कि इंडिया होगा। तो कौन कौन से देश हैं? इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है। ये कितने देश हैं? तो 5 देश हैं। इसके बाद चलते हैं पुराण एवं महाकाव्य, यानी इस भारतीय उपमहाद्वीप को यानी पुराण एवं महाकाव्य में भारतवर्ष को क्या कहा गया है? यानी उपमहाद्वीप को क्या कहा गया है? तो भारतवर्ष कहा गया है। यानी पुराण एवं महाकाव्य में उपमहाद्वीप को भारतवर्ष के नाम से जाना गया है। और इस भारतवर्ष का अर्थ होता है यानी भारतों का देश। ध्यान रखना है कि पुराण एवं महाकाव्य में भारतीय उपमहाद्वीप को क्या कहा गया है? तो भारतवर्ष यानी भारतों का देश। ध्यान रखना दोस्तों कि भारत में जो पुराणों की संख्या है वो टोटल है कितने? 18। कितने हैं? 18 हैं। और ठीक है, इसके बाद महाकाव्य, यानी विश्व का सबसे जो बड़ा महाकाव्य है वो है महाभारत। यानी विश्व के सबसे जो बड़ा महाकाव्य कौन सा है? वो है महाभारत। और अन्य भी है, तो ध्यान रखना है इस सब बातों को। 2 शास्त्र हैं, पुराण और महाकाव्य, जिनमें उपमहाद्वीप को भारतवर्ष के नाम से जाना गया है। इसके बाद है कि जो यहाँ के निवासी थे, यहाँ के जो निवासी हैं उन्हें भारतीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय। यानी यहाँ के जो निवासी हैं, यानी उपमहाद्वीप के जो निवासी हैं, यानी भारतवर्ष के, यहाँ के निवासियों को क्या कहा जाता है? भारतीय कहा जाता है। और भारतीय का अर्थ होता है भारत की संतान। तो यहाँ के निवासी, यानी कहने का मतलब है कि उपमहाद्वीप या भारतवर्ष के जो निवासी हैं उन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय कहा जाता है। और भारतीय का अर्थ होता है यानी भारत की संतान। इसके बाद है प्राचीन भारतीय थे वो भारतवर्ष को जम्बूद्वीप के नाम से संबोधित करते थे। क्या कहते थे? तो जम्बूद्वीप कहते थे। यहाँ जम्बू का अर्थ हुआ यानी जामुन का वृक्ष। ये जो लोग थे प्राचीन भारतीय जो थे, ये वृक्षों का द्वीप कहते थे, वृक्षों का द्वीप। ठीक है, यानी प्राचीन जो भारतीय थे अपने देश को क्या कहते थे? तो जम्बूद्वीप यानी वृक्षों का द्वीप यानी जामुन का द्वीप। इसके बाद है ईरानी। कई विदेशी भारत में व्यापार करने के लिए आते थे, तो उन्हीं में से है एक ईरानी। ईरानी को ही फारसी कहा जाता है। ठीक है, ईरानी। ये जो ईरानी थे भारत में व्यापार करने के लिए आते थे, तो सिंधु नदी को पार करके आते थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हम समझ चुके कि जो ईरानी थे इन्होंने सिंधु नदी के नाम से इस भारतवर्ष का नाम जोड़ा हिंदू। यानी सिंधु न कह के इन्होंने क्या किया? तो वो हिंदू कहा। ठीक है, इसके बाद है यूनानी। ये भी यूनानी जो व्यापार करने आते थे इंडिया में, उन्होंने इस भारतवर्ष को इंदे नाम दिया। क्या दिया? इंदे। तो हिंदू नाम किसने दिया? ईरानियों ने दिया। और इंदे नाम किसने दिया? यूनानियों ने दिया।
इसके बाद हैं जो अरबवासी भी आते थे भारत में व्यापार करने के लिए, उन्होंने भी इस भारतवर्ष का नाम दिया हिंद। क्या दिया, ध्यान रखना दोस्तों कि अरबवासी हिंद और यूनानी यूनानी इंदे और ईरानी यानी ईरानी का होता है यानी फारसी जो थे वो थे हिंदू नाम दिए। क्या दिए, हिंदू। इसके बाद है मध्यकाल। मध्यकाल में इस भारतवर्ष का नाम पड़ा मध्य हिंदुस्तान। क्या पड़ा, हिंदुस्तान। यानी मध्यकाल में इस भारतवर्ष का नाम क्या पड़ा, वो था हिंदुस्तान। इसके बाद ध्यान रखना है दोस्तों कि भारत यानी कौन ऐसे भारत में पर्वत हैं जो 2 भागों में बांटते हैं भारत को, तो वो है विंध्याचल पर्वत। यानी विंध्याचल पर्वत जो है ये भारत को कितने भागों में बांटती हैं, 2 भागों में बांटती हैं। तो विंध्याचल पर्वत के उत्तर वाले क्षेत्रों को उत्तरी भारत और दक्षिण क्षेत्र को दक्षिणी भारत। तो ध्यान रखना है दोस्तों कि विंध्याचल पर्वत के उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा सबसे ज़्यादा वहाँ पर पॉपुलर है। तो विंध्याचल पर्वत के उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा प्रचलित है और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा प्रचलित है। तो दक्षिण में द्रविड़ परिवार की। इसके बाद है कि इंडिया यानी इस भारतवर्ष का नाम इंडिया किसके द्वारा दिया गया था, वो थे अंग्रेज। यानी अंग्रेज के द्वारा भारतवर्ष का नाम दिया गया था इंडिया। इंडिया किसने संबोधित किया था, भारत को कहा था, तो वह है अंग्रेज। इसके बाद है कि भारत की जनसंख्या, यानी भारत की जो जनसंख्या है कई नस्लों से मिलकर हुई है। उन्हीं के बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग। देख रहे हैं कई प्रमुख फसलों से मिलकर हुई है, कौन कौन से देखते हैं। इसके बाद है कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और काकेसाइड, एक है निग्रोइड और मंगोलाइड। यानी भारत के कुछ प्रमुख नस्लों से मिलकर जनसंख्या का निर्माण हुआ है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड। ध्यान रखना दोस्तों कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, चाइना। लेकिन 2022 के आंकड़ा के अनुसार 2023 में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन बन जाएगा, अपना देश भारत। तो इन्हीं प्रमुख नस्लों से भारत की जनसंख्या का निर्माण हुआ है। तो भारत की जनसंख्या आपको पता होगा 125 करोड़ के लगभग आसपास है, अब तो ज़्यादा हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद है कि भारतीय इतिहास को, यानी भारतीय इतिहास को सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा गया है, 3। तो भारतीय इतिहास को समझने के लिए यानी अध्ययन के लिए 3 भागों में इतिहास को बांटा गया है। पहला है वो है प्राचीन इतिहास, दूसरा है वो है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा जो है वो है आधुनिक इतिहास। तो ध्यान रखना दोस्तों, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर होगा भारत नहीं होगा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे होगा हिस्ट्री, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे हिस्ट्री होगा, हिस्टोरी नहीं, प्राचीन हिस्ट्री, मध्यकालीन हिस्ट्री और आधुनिक हिस्ट्री। यानी एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो भारत के इतिहास को समझने के लिए कितने भागों में बांटे गए हैं, 3, एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न। इसके बाद है इतिहास को सबसे पहले 3 भागों में किसने विभाजित किया था, तो उनका नाम है क्रिस्टोफर सेलियर्स। क्या नाम है, तो क्रिस्टोफर सेलियर्स जो जर्मन के इतिहासकार थे। तो ध्यान रखना दोस्तों कि इतिहास को सबसे पहले 3 भागों में कौन विभाजित किए थे, तो उनका नाम था क्रिस्टोफर सेलियर्स जो जर्मन के इतिहासकार थे। ऐसे ही दोस्तों हम लोग पढ़े थे वहाँ पे पाषाण कॉलेज क्षेत्र में कि प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़े थे कि प्राग ऐतिहासिक काल को किसने 3 भागों में विभाजित किया था, तो उनका नाम था जर्गनेस थॉमसन। पढ़े थे हम लोग जर्गनेस थॉमसन, उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया था। पहला था पाषाण काल, दूसरा था कांस्य युग और तीसरा था लौह युग। उसी तरह से यहाँ भी इतिहास को 3 भागों में बांटा है, किसने, तो क्रिस्टोफर सेलियर्स के द्वारा। चलिए दोस्तों, तो हम लोग समझ चुके हैं यहाँ पे ये वाली टॉपिक। अब जो है हम लोग वहाँ पीछे भी समझ चुके थे कि प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल क्षेत्र आते हैं और आदि ऐतिहासिक काल जिसका लिखित साक्ष्य हो लेकिन पढ़ा नहीं गया है, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता। इसके बाद है ऐतिहासिक काल जिसका लिखित साक्ष्य भी हो और उसे पढ़ा भी जा सके, उसको बोलते हैं ऐतिहासिक काल, जैसे वैदिक काल वाला क्षेत्र। तो वैदिक काल वाला जो है वो है ऋग्वेद से सभी जानकारी मिलती है, यानी ऋग्वेद में सब लिखा हुआ है कि वैदिक काल में कैसे कैसे क्या हुआ, वो सब जानकारी मिलता है, यानी उसके लिखा भी है और उसे पढ़ भी सकते हैं। तो ध्यान रखना है दोस्तों कि ये टॉपिक हो चुका। अब हम कल से यानी नेक्स्ट जो पार्ट लेके आएंगे, पार्ट जो 3rd होगा, उसमें हम पढ़ाएंगे आपको आगे वाले चैप्टर में, वो पढ़ाएंगे वहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री,
यानी प्राचीन भारत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमें उम्मीद होगी कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।